नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकृतिवाद, जो डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में बताया गया है प्रकृतिवाद। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और आदर्शवाद मैं चैनल पे पहले ही पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के वो उसे देख सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली नोट्स आपके लिए बनाए इसी पर्पज से गए हैं कि जिससे आप अच्छे नंबर डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में लाएं, क्योंकि उम्मीद है कि सितंबर में पेपर होने की पूरी चांसेस है। तो आप लोग नोट्स बनाना तैयार कर दीजिए। और हाँ, इसी का अगर पूरा विस्तृत पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, तो उसके लिए नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ये पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा कि वास्तविकता में उस चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार आए हो चैनल पर, वो चैनल को ज्वाइन कर लें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। और अगर अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का मतलब क्या है? प्रकृतिवाद का पहले तो हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। प्रकृतिवाद, प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है, ये जो वातावरण की प्रकृति है, इसकी बात नहीं हो रही है, व्यक्ति के प्रकृति की बात हो रही है। यहाँ पर बालक के प्रकृति की बात हो रही है कि उसकी प्रकृति क्या कहती है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर मूल तत्व जो माना गया है वो प्रकृति को माना गया है, ठीक है। यहाँ पर जो मूल तत्व है वो प्रकृति को माना गया है। उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं कि इसमें जो प्रकृति है वो पूर्ण वास्तविक होती है। मतलब जो कुछ होना है इसके अंतर्गत वो सारा सब कुछ प्रकृति पर डिपेंड करता है, अन्य किसी भी वस्तु पर वह चीज डिपेंड नहीं करती। मतलब जो कुछ भी होना है वो सब कुछ प्रकृति पर ही है, ठीक है। वो भी प्रकृति किसकी? बालक की, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि यह लौकिक और परलौकिक या अलौकिक जो जितनी भी चीजें होती थी आदर्शवाद में आपके, वह इन पर बिल्कुल भी भरोसा विश्वास नहीं करता है। कहने का मतलब है वह जिस पर भी कहता है तो वह सिर्फ प्रकृति पर विश्वास करता है कि बालक अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा, ना कि वह ईश्वरीय सत्ता को मानेगा, ठीक है। उसके बाद में अब ये आता है कि यह कितने रूप का होता है या कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये अगर हम मूलतः बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है पदार्थ जो विज्ञान है, मतलब एक पदार्थ विज्ञान के रूप में होता है। दूसरा होता है यंत्रवादी, तीसरा होता है जीववादी, ठीक है। प्रकृतिवाद के जो रूप है वो 3 रूप बताए गए हैं। पहला रूप आपको बताया गया पदार्थ जो है विज्ञानवादी है, उसके बाद में यंत्रवादी है, तीसरा आपको बताया गया है ये जीववादी है, ठीक है। तो अब एक एक इसका, वैसे तो मैंने आपके जो पीडीएफ तैयार किया उसमें पूरा डिटेल है, बट उसका निचोड़ ये है कि जीवन और मन का निर्माण जो है वो भौतिक तत्वों से हुआ है। यह कौन मानता है? यह पदार्थ मानता है। मतलब पदार्थ विज्ञान की जो एक शाखा इसके अंतर्गत आती है वह क्या मानती है कि जो जीव है या मन है वह जो है निर्माण भौतिक तत्वों से हुआ है, उसका निर्माण जो है भौतिक तत्वों से हुआ है। और आदर्शवाद में बोलते हैं ये ईश्वरीय सत्ता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आपका आता है यंत्रवादी। यहाँ पर सारी चीजें यंत्रवत मानी जाती है। कहा जाता है कि जो सृष्टि है आपकी वो यंत्रवत है, यंत्रवत कार्य करती है, ठीक है। वह किसी भी लौकिक परलौकिक या अलौकिक लोगों को नहीं मानता, वह एक यंत्रवत काम करती है, एक मैग्नेटिक रूप में काम करती है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आपका पार्ट आता है जीववादी। जीववादी का विचार आपने महान जो एक साइंटिस्ट हुए डार्विन उनका एक मतलब उनके एक वाद है, उनके एक विचार है, उसको डार्विनवाद कहा जाता है। यह जो विचारधारा निकली है यह उन्हीं के विकासवाद के सिद्धांत से निकलती है, ठीक है। तो कहा जाता है यह विचार विकास के सिद्धांत पर है जो कि डार्विन ने दिया था। उसके ये क्रम विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था विकासवाद के लिए, उस पर यह आधारित है। तो ये तो आपके 3 मुद्दे हो गए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जब 2 नंबर के क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे और नंबर उतने ही अच्छे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अब चीज़ें आती है, जैसे मैंने आदर्शवाद में भी आपको पढ़ाया है कि बालक किस प्रकार होते थे, शिक्षक कैसे होते थे या उनका क्या स्थान था, या फिर आप ये कह सकते हैं पाठ्यक्रम कैसा था, या फिर आप ये कह लीजिए कि वहाँ से क्या स्मरणीय चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से क्या चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो वर्तमान शिक्षा में भी आवश्यक है। उसी प्रकार से इसमें भी सारे पॉइंट्स एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट आपका ये आता है कि प्रकृतिवाद में शिक्षा किस प्रकार की थी। प्रकृतिवाद में शिक्षा किस प्रकार की थी, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आदर्शवाद में आपको बताया था, वहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा थी। वहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी और यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा थी। उसके बाद में ये जो है बालक के अनुसार होती थी, और बालक की किस चीज के अनुसार? बालक की प्रकृति के अनुसार ये चीजें होती थी। और इसके जन्मदाता जो माने गए हैं, जो इसके जनक माने गए हैं, वो रूसो महोदय माने गए हैं, ठीक है। एक वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक रूसो, उनको इसका जनक माना गया। उसके बाद में आता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे।
शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा के उद्देश्य जो थे उसमें सबसे पहला था आपका कि जीवन संघर्ष की तैयारी। जीवन संघर्ष की तैयारी का मतलब है कि बालक के जो भावी जीवन है उसके लिए जो उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसकी तैयारी किस प्रकार करनी है, यह शिक्षा के लिए सिखाया जाता था। उसके बाद था अनुकूल वातावरण बनाना। अनुकूल वातावरण व्यक्ति कब बना पाएगा? जब उसके पास कोई ना कोई शिक्षा होगी, जब उसके पास कोई ना कोई एक ध्यान होगा, ज्ञान होगा, तभी वह अपने जो वातावरण है उसको अपने अनुरूप बना पाएगा। उसके बाद है समायोजन करने की क्षमता। समायोजन करने के लिए भी उसको एक ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, इसीलिए इसको भी उसके एक उद्देश्य में रखा गया है कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे बालक अपना समायोजन कर सके। उसके बाद में आपका आता है आत्मसंतोष एवं आत्म संरक्षण। आत्मसंतोष एवं आत्म संरक्षण। आत्मसंतोष या आत्म संरक्षण का मतलब है बालक को शिक्षा इस प्रकार की देनी है कि जिससे बालक के अंदर एक आत्म संतोष उत्पन्न हो कि हाँ, जो चीज हमने ग्रहण की है वो हमारे लिए लाभप्रद है या उसका इस्तेमाल हम अपने भविष्य में करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है व्यक्ति का स्वतंत्र विकास। कहने का मतलब है जब चीजें प्रकृतिवादी हैं तो रूसों का मानना था कि चीजों में जब पढ़ाई आप कराएं किसी को तो वह इस प्रकार कराएं कि व्यक्ति का स्वतंत्र विकास हो सके। आपको उसको कोई मतलब कोई एक बर्डन नहीं देना है, नहीं, आपको इसी क्षेत्र में अपना विकास करना है। वह किसी भी क्षेत्र में अपना विकास कर सकता है, वह किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, इसलिए उसको स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि छात्र किस प्रकार के थे, मतलब छात्र क्या होते थे प्रकृतिवाद में। छात्र जो है सर्वोपरि माना गया है, मतलब छात्र को सर्वोपरि माना गया है और शिक्षक को एक तरीके से गौण मान लिया गया है। कहने का मतलब है छात्र को ही सारा केंद्र बिंदु मान करके प्रकृतिवाद या प्रकृतिवादियों ने बताया है कि जो कुछ है सब छात्र के लिए है, क्योंकि रूसों का मानना था, जो इसके जन्मदाता हैं, कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए है। तो यदि शिक्षा बालक के लिए है तो शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। जैसा कि आदर्शवाद में बताया जाता है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, उसको बाल केंद्रित शिक्षा रूसों की देन है। ठीक है, कि बाल केंद्रित शिक्षा बनाया जाए। ठीक है। कहने का मतलब है ये आपका यहाँ पर छात्र। इसके बाद जब हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम लोग शिक्षक, मूल्यांकन, महत्व, सिद्धांत और क्या वहाँ से मिला हम लोगों को, यह इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।